अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मुल्क में जल्द इलेक्शन की बहुत ज़्यादा बात तो हो रही है, लेकिन अभी तक उस जल्द इलेक्शन का महीना तय नहीं हो सका कि किस महीने में होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि अप्रैल 2023 तक अर्ली इलेक्शन हो जाएं तो उनके लिए काबिल कबूल है, लेकिन वो चाह भी रहे कि अप्रैल तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। ताहम PDM की हुकूमत ये कह रही है कि अक्टूबर से पहले नए इलेक्शन मुल्क में नहीं हो सकते, अक्टूबर यानी अपने टाइम पर ही इंतखाबात होंगे। सदर अलवी ये कह रहे हैं इमरान खान को परेशान होना चाहिए कि अक्टूबर में भी इंतखाबात होते हैं या नहीं। अब अर्ली इलेक्शन हासिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अप्रैल 2022 में शुरू होने वाली मूवमेंट अभी तक अपने मतलूबा अहदाफ हासिल क्यों नहीं कर सकी। और नाज़रीन, पंजाब में अदम एतमाद के हवाले से अदम एतमाद की तहरीक तो वापस ले ली गई थी, लेकिन 11 से पहले जो वज़ीर आला हैं वो एतमाद का वोट ले सकते हैं। तहरीक इंसाफ की डेलीब्रेशन चल रही काफ़ी के साथ। क्या 11 से पहले एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब ले लेंगे? और इसके साथ नाज़रीन, कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का जो मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें स्पीकर नेशनल असम्बली कह रहे हैं कि फ़र्दन आए, तहरीक इंसाफ कह रही है कि इकट्ठे जाके हम इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे, यानी ना कोई इस्तीफ़े देना चाहता है ना कोई कबूल करना चाहता है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी आज पाकिस्तान टुनाइट में असद उमर साहब के साथ। मार्च और अप्रैल जो है ये इंतखाबात के महीने होंगे। असेंबलियां तोड़वाने चले आप, फिर तोड़वा भी नहीं सकते। तोड़ो KP की असेंबली क्यों नहीं तोड़ते? हिम्मत है, नहीं तोड़ सकते। इन्हां दे इस्तीफे मंजूर करो कि इन्हां नूं जिहड़ा है ट्रक दी बत्ती मगर लाई रखो। पाकिस्तान टुनाइट में असद उमर साहब को खुशामदीद कहेंगे। सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। असद उमर साहब, इलेक्शन अप्रैल 2023 में हो जाएंगे या अक्टूबर 2023 में, जैसा कि गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है? बल्कि सदर साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को परेशान होना चाहिए कि अक्टूबर के बाद भी यानी अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाएं। तो क्या लग रहा है आपको, ये कब हो पाएंगे इंतखाबात मुल्क के अंदर? देखिए, ये तो हतमी तौर पे मेरे ख्याल में बताना मुश्किल है किसी के लिए भी कि किस महीने में होंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन मेरी जो है वो, देखिए, तज्जिया करता है ना इंसान। तज्जिया इस वक्त अगर आप करें तो आपको नजर आ रहा है कि जैसे आप पहले से हम लोग बताते आए हैं, अप्रैल से हम आपको ये समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि देखिए, आपने एक सियासी इंतशार पैदा कर दिया मुल्क के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए। उस सियासी इंतशार की वजह से मुल्क के अंदर एक माशी बहरान आ गया, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई हो गई, लोगों का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, और अब एक बेरोजगारी का तूफान आ गया, और साथ साथ मुल्क जो है वो दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। इससे निकलने का तरीका सिर्फ यह है कि सियासी इंतशार खत्म किया जाए। सियासी इंतशार खत्म करने का तरीका सिर्फ यह है कि एक नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो अगर कोई फैसले जो कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है या क्या बेहतर नहीं है उसकी बुनियाद पे कर रहा है, तो इलेक्शन मार्च में हो जाने चाहिए। अगर कोई इलेक्शन से इसलिए भाग रहा है कि अभी भी जो नैब के कानून में तरामीम कराई उससे जो सारे केसेस बचाए जा रहे हैं, तो उस केसेस को जब तक केसेस सारे फारिग नहीं हो जाते तो उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराना। तो मेरे पास तो ये टाइम टेबल नहीं है, मुझे नहीं पता इनके केसेस कब तक फारिग होंगे या नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। एक तरफ कौम का फायदा है और दूसरी तरफ जो है वो 2-3 खानदानों की अपनी जाती करप्शन के बचाने का मामला है। वैसे असद उमर साहब, क्या वजह है कि आप लोगों ने तहरीक शुरू की थी मुल्क में अर्ली इलेक्शन की, वो अप्रैल यानी 13 अप्रैल 2022 से आपने शुरू की थी, अब दिसंबर जो है वो ख़त्म होने को है, मतलूबा अहदाफ आप हासिल क्यों नहीं कर सके? क्या इसकी वजह बनी? आप सड़कों पर आकर आपने देख लिया, इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी आपने एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन अब अगले 8 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा कि आप अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, यानी मुल्क में अर्ली इलेक्शन आप ले लेंगे? देखें, पहली बात तो ये जो तहरीक है ना, ये तहरीक ये नहीं है कि सिर्फ अर्ली इलेक्शन कराया जाए। अर्ली इलेक्शन जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव जरूर है, लेकिन असल बात क्या है, पाकिस्तान में 70 साल से कम ये तमाशा देख रहे हैं कि बाहर से लोग बैठ के और पाकिस्तान के अंदर उनके कोलैबोरेटर्स जो है वो बैठ के बंद कमरों के अंदर फैसला करते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो जाता है, और अवाम जो है उनका कहना सुनना कोई इसके अंदर है कोई नहीं। असल ये जो तहरीक शुरू हुई है तो तहरीक उसके खिलाफ शुरू हुई थी ना, उसमें इस रजीम चेंज ऑपरेशन को यानी वाज़े बैरूनी मुदाखलत जो जैसे कौमी सलामती कमेटी ने कहा, उसको रोल बैक करने का तरीका ये है कि री इलेक्शन की तरफ लिया जाए। बिल्कुल आप दुरुस्त बात है कि री इलेक्शन तो नहीं हुए, लेकिन क्या पाकिस्तानी कौम मुतहरिक हो गई और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कौम खड़ी हो गई और कौम ने एक वाज़े फैसला बता दिया
जो बाकी सारी दुनिया भी देख रही है। आगे कोई काम अगर ऐसा करने के लिए जाएगा ना 10 दफा सोचेगा उससे पहले करने के लिए। तो मेरे ख्याल में जो बड़ा मकसद था, उस बड़े मकसद के अंदर तो इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन हाँ, ये जो हदफ है इलेक्शन करवाने वाला, वो अभी तक हासिल नहीं हुआ। 8 महीने तक उस मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे आप अगर इलेक्शन? देखिए, उस वक्त हमें लोग कहते थे 6 हफ्ते नहीं मेंटेन कर सकोगे, तो 6 हफ्ते क्या 8 महीने मेंटेन किया है। मेरे ख्याल में जब तक बुनियादी हकायक जो है ना बदलेंगे नहीं। वो बुनियादी हकायक क्या है कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुई, ये पाकिस्तान की मर्जी के खिलाफ हुई और उसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान की कौम के लिए नुकसानदेह हैं। अगर ये सूरत हाल बदल जाती है, आज बदल जाती है, और पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाती है कल से, यानी महंगाई कम हो जाती है, बेरोजगारी खत्म हो जाती है, तो हो सकता है मेंटेन ना कर सके इस मोमेंटम को। लेकिन इस वक्त जहां पर हम खड़े में हैं, हर चीज हमें ये बता रही है, समर बदकिस्मती से हर चीज हमें ये बता रही है कि हम और मजीद माशी बदहाली की तरफ जा रहे हैं। हालात अवाम के लिए और मुश्किल होने वाले हैं, महंगाई में मजीद इजाफा होने वाला है, बेरोजगारी में मजीद इजाफा होने वाला है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या कौम जो है वो ये मान जाएगी कि ये जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन करके कौम के ऊपर इतनी तबाही लाई गई है, चले इसको कबूल कर लेते? मेरे ख्याल में ये नहीं होना। अच्छा असद उमर साहब, ये जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज मुल्क में बदतरीन इस वक्त मुआशी सूरत हाल है। महंगाई बहुत ज़्यादा, हमारे रिजर्व बड़ी तेज़ी के साथ गिर रहे हैं। एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी बहुत ही दुश्वार हो गई है। वो हालात आपके दौर में भी इतने अच्छे नहीं थे। एक महंगाई का काफ़ी ज़्यादा शोर था मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से आप ज़मीनी इंतखाबात हारते जा रहे थे, आज आप जीत रहे हैं। उसमें एक आपकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ जो मौजूदा गवर्नमेंट की जो बैड गवर्नेंस है, जो महंगाई की सूरत हाल है, वो भी एक बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वो सारा ओनस जो है वो आपके ऊपर डालते हैं। पब्लिक वो जलसों के अंदर जाएं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करें, किसी टीवी टॉक शो के अंदर बात करें, वो कह रहे हैं जी ये जो हम आज जिस IMF प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, हमने जो जिन सख्त कंडीशन पे अमल दरामद हम कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो शौकत तरीन साहब वहाँ पे एग्री करके आए, पाकिस्तान के अंदर आके उसे इंप्लीमेंट नहीं किया। जब खान साहब को लगा कि उनके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, वो हुकूमत से जा रहे हैं, उन्होंने मुआहिदा वायलेट किया, जिसकी वजह से हमारी मुआशी दुश्वारियां ज़्यादा बढ़ गई। वो कह रहे हैं कम नहीं हुई। इसलिए कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। मुझे ये बताएं कि अगर IMF के साथ मुआहिदा हुआ था तो ये अगस्त के महीने तक निगोशिएट क्या करते रहे? अगर मुआहिदा हुआ था, इमरान खान साहब ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जैसे इनका दावा है, तो आप खिलाफ वर्जी खत्म कर देते। मुआहिदा तो ऑलरेडी हुआ था। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये निगोशिएशंस क्या होते रहे IMF के साथ? वो मुआहिदा जो है वो दोबारा अब खटाई में क्यों पड़ा हुआ है? दिसंबर के अंदर जो IMF का 9th रिव्यू होना था वो क्यों नहीं हुआ? क्यों परसों जो मुलाकात हुई वीडियो के जरिए IMF की और वजीर खजाना पाकिस्तान की, वो दोबारा से फिर नाकामी का शिकार क्यों हुई? अगर IMF का एग्रीमेंट हुआ था और इस वक्त सिर्फ मसला यह था कि इमरान खान खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तो ये दिसंबर 2022 में भी क्या इमरान खान की खिलाफ वर्जी चल रही है? तो इसका कोई सर पैर ही नहीं है इस आर्गुमेंट का। जहां तक आपकी ये बात थी कि उस वक्त भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मैं आपको जरा मोटी मोटी सूरत हाल बता दूं कि क्या थी। मईशत ने 2 साल लगातार, एक साल 5.7% और एक साल 6% से इजाफा किया, तरक्की हुई उसके अंदर, जो पिछले 17 साल के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। हमारी बरामदात जो हैं, जो 10 साल से रुकी हुई थी, उनमें इजाफा होना शुरू हुआ और सिर्फ 1 साल आखिरी हमारा जो था उसमें उससे ज्यादा इजाफा हुआ बनिस्बत जो 10 साल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के थे। बड़ी सनतें जो है वो 12% की तादाद से बढ़ रही थी। 5 में से 4 बड़ी फसलें जो हैं उनकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही थी, किसान को पैसा मिल रहा था। हाँ, उसके बावजूद जो कोविड की वजह से दुनिया के अंदर महंगाई की लहर आई हुई थी, उसका असर पाकिस्तान में भी नजर आ रहा था। लेकिन वो जो महंगाई की सतह थी वो उससे आधी थी जो इस वक्त है। तो एक चीज जो वाकई में हमारी मंशा के मुताबिक नहीं थी और हम उससे खुश नहीं थे, वो महंगाई थी। लेकिन वो महंगाई भी उससे आधी थी उसकी शरह जो आज है। जी हाँ। अच्छा असद उमर साहब, अब ये जो कौमी असम्बली से इस्तीफों का मामला है आपका, इस पर बज़ाहिर लग ये रहा है दोनों तरफ से कि ना आप लोग इस्तीफे देना चाहते हैं, ना स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफे मंजूर करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं जी आप फर्दन आके इस्तीफों की तस्दीक करें,
आप लोग कह रहे हैं नहीं जी हम तो जाके बल्क में, यानी इकट्ठे जाके हम इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे, तो ये तो फिर लगता है कि ना आप देना चाहते इस्तीफ़े ना वो मंजूर करना चाहते हैं, सिर्फ सियासत है। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं कि अभी 11 इस्तीफे कबूल हुए थे ना, 2 रिजर्व सीट्स के थे, 9 दूसरी सीट्स के थे, उसमें से एक एमएनए ने तो जाके कह दिया कि जी मैं इस्तीफा नहीं दिया है, बाकी 8 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुए हैं। ये तो अभी की बात है ना। मुझे बताएं उन 11 में से, या से चले एक कम कर देते हैं, उन 10 एमएनए में से कौन सा गया था स्पीकर से मिलने के लिए? किसके साथ स्पीकर की जाती मुलाकात हुई थी? स्पीकर जो है वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उनको कुछ याद रहता है। ओ अल्लाह के बंदो, आप सर हमें तो कुछ याद है, सर मुझे तो कुछ याद है। वो ये है कि 6 सितंबर को आप ही की पिटीशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने 3 कंडीशंस तय की थी इस्तीफों की तस्दीक के लिए। उन्होंने कहा था एक तो इस्तीफा रजा कराना होना चाहिए, दूसरा इस्तीफा जेन्युइन होना चाहिए, और तीसरा वो मेंबर सीट छोड़ना चाह रहा हो। तो उसके बाद 6 सितंबर के बाद तो अब लगता है कि स्पीकर साहब शायद उसी की आड़ लेना चाह रहे हो। ये जो मामला है इस पर तहरीक इंसाफ के नाज़रीन जो अरकान हैं, जो रहनुमा हैं, वो आज तो कह रहे हैं कि हम जाके इकट्ठे तस्दीक करवाएंगे इस्तीफ़ों की, लेकिन पहले ये पोजीशन ली जाती रही कि हम फ़र्दन भी इस्तीफ़ों की तस्दीक जाके करवा सकते हैं। आपको सुनाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब ने क्या पोजीशन इस्तीफ़ों के हवाले से ली थी, ज़रा सुन लें। इमरान खान साहब से मैंने ये खत शेयर किया है और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। मेरे दस्तखतों के साथ ये खत स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ कि हमें वो वक्त दें, हमें वो बुलाएं, ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें। अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं और फर्दन हमसे अलहदा बात करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो हमें उसमें भी कोई इतराज़ नहीं। वो कह रहे हैं फर्दन भी इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए तैयार थे, तो अब तहरीक इंसाफ क्यों ये कह रही है कि हम इकट्ठे जाके इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ों की तस्दीक करवाएंगे? इस पर मुख्तसर ब्रेक के बाद असद उमर साहब का जवाब जाने के हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों के हवाले से। असद उमर साहब बताइएगा, जिस तरह मैंने आपसे सवाल किया था कि लगता है ना स्पीकर साहब इस्तीफ़े कबूल करने में, मंजूर करने में इंटरेस्टेड हैं, ना आप लोग इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं ये फ़र्दन है, आप कह रहे हैं हम इकट्ठे जाके बल्क में जाके अपने इस्तीफ़ों की मंजूरी करवाएंगे। तो पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब के जैसे मैंने शॉर्ट्स में वो कह रहे थे हम तैयार हैं कि फ़र्दन जाके भी इस्तीफ़ों की तस्दीक करवा सकते हैं, तो क्या वजह है? अच्छा, मैं आपको पहले भी इसका जवाब दे चुका हूं कि देखें, जो स्पीकर साहब कह रहे हैं ना, उसका कोई कानून से ताल्लुक नहीं है और स्पीकर साहब के अपने फैसलों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। स्पीकर साहब ने हमारे आज से सिर्फ 2 महीने पहले 10 मेंबरान को, 10 एमएनएस को डी नोटिफाई किया है किसी से इनफरादी मुलाकात किए बगैर। सो स्पीकर साहब माजरत के साथ सच नहीं बोल रहे जब वो ये कहते हैं कि ये वाहिद तरीका है और इसी के जरिए मैं करूंगा। तो मुझे ये बताएं कि वो 10 का कैसे किया था डी नोटिफाई? अगर वो कानूनी तरीका ठीक नहीं था, उनमें से तो कोई नहीं मिला था स्पीकर साहब के साथ। उसके बाद सर एक अदालती फैसला आ गया हुआ है आप ही की पिटीशन पर। 6 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने 3 कंडीशंस उसमें सेट की थी, 3 शराइत रखी थी कि एक जो है इस्तीफा रजा कराना हो, दूसरा जेन्युइन हो, तीसरा मेंबर अपनी सीट छोड़ना चाह रहा हो। तो अब वो फैसला आ गया उनके सामने। वो कह रहे हैं मैं सब तो मुझे माजरत से खुदा का खौफ करो समर, इनमें से कौन सी नई चीज है? ये तो तीनों शराइत पहले भी मौजूद थी, ये कोई नया फैसला थोड़ी है, ये तो पुराना कानून है, ये तो पुराना कानून है, इसमें कोई नई चीज थोड़ी लिखी गई है इस फैसले के अंदर। और ये भी जरा पढ़ लें उसने फैसले से कहा क्या था। उसने कहा जैसे स्पीकर अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है मैं उसमें इंटरवीन नहीं करूंगा। तो स्पीकर तो कर चुका है वो तरीकेकार, स्पीकर इनसे। और क्यों किए थे स्पीकर ने उन 10 लोगों के? इसलिए कि हम लोग 123 मेंबरान न सिर्फ इस्तीफा दे चुके हैं, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर दे चुके हैं, कैमरा उसको रिकॉर्ड कर चुका है। उस वक्त के एक्टिंग स्पीकर कासिम सूरी नोटिफिकेशन इशू कर चुके हैं हमारा कि ये लोग जो है मेंबर नहीं रहे। उस रूलिंग को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन सर चले ये बात आपकी मान लेते हैं, आर्गूमेंट स्पीकर नेशनल असेंबली में बिल्कुल मान लेता हूं जी, वो इस्तीफे मंजूर नहीं करना चाहते, वो मंजूर करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, शायद उनका पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी होगा। आप लोग अगर इस्तीफे देने में इंटरेस्टेड हैं
तो फर्दन फर्दन उसकी तस्दीक करने में क्या हर्ज आपको? आज पहली बात तो भाईजान ये हर्ज ये होता है कि हम कोई बंदर का तमाशा नहीं इधर चल रहा कि स्पीकर कहता है ऐसे नाचो तो हम नाचना शुरू कर दें। लेकिन ये हम फैसला कर चुके हैं, परसों आप भी आ जाएं, हम इंशाल्लाह ताला असेंबली जाएंगे और असेंबली के अंदर अगर कमरे में अलग किसी से बुला के स्पीकर साहब इंफरादी तौर पे मिलना चाहते हैं तो वो भी उनसे मिल लेंगे। लेकिन स्पीकर साहब ये नहीं कर सकते कि अच्छा बंदे तो बाहर 70 खड़े हुए हैं लेकिन मिलूंगा मैं सिर्फ 5 से, फिर उनको 70 से मिलना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो अगर 70 चले जाते हैं फिर 70 की फर्दन तस्दीक होती है तो वो आपके लिए काबिल कबूल है, बेहतर तजवीज़ है। बिल्कुल कबूल, बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप मुझे ये बता दें कि स्पीकर साहब तो वो फर्दन वाली बात तो कर रहे थे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस्तीफे आपके पास आए कितने अब तक? 123 इस्तीफे पूरे दोबारा से हैंड रिटन आ चुके हैं आपके पास? नहीं, वो दूसरे 123 इस्तीफे तो अब हैंड रिटन स्पीकर को जाके दोबारा दे रहे हैं ना। हम तो सब इस्तीफे दे चुके हैं भाई, रिकॉर्ड का हिस्सा है। इकट्ठे कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब ना? नहीं 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 नहीं, ये आपको किसने कहा? 123 लोगों का इनफरादी अलग कागज पे दस्तखत हुए हुए, एक कागज पे नहीं है। हर एक ने अलग अलग एप्लीकेशन पे रेजिग्नेशन के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। अच्छा, आप नया इस्तीफा नहीं लेके जाएंगे? वो पुराने जो इस्तीफे थे उसी पे जाके आप लोग तस्दीक करवानी है? हम दोबारा ले जाएंगे, हम एक तो फिर इस्तीफा ले जाएंगे और उसके अंदर हम ये लिखेंगे कि भाई हम फलानी तारीख को इस्तीफा दे चुके हैं और हम में से 10 का आप कबूल भी कर चुके हैं। अब हम दोबारा आपको याद दिला रहे हैं। अब तो हम याद दहानी लेके जाएंगे, इस्तीफा तो हम दे चुके हैं, अब हम याद दहानी लेके जाएंगे कि हमने इस्तीफा दिया हुआ, आप इन इस्तीफों को प्रोसेस करें। अच्छा, ये जो कौमी असम्बली से इस्तीफे आप लोग दे देते हैं, स्पीकर साहब मंजूर कर लेते हैं, तो पहले जिस तरह से 9 हल्कों पे इमरान खान साहब लड़े थे इलेक्शन तमाम हल्कों पे, अब भी स्ट्रेटजी यही होगी? इमरान खान साहब भी कैंडिडेट आएंगे तमाम कौमी असम्बली की हल्कों पर, या फिर जो कैंडिडेट्स जिनके हल्के हैं वही लोग आएंगे दोबारा? दोनों चीजें हो सकती हैं जी। ये भी चांसेस हैं कि तमाम हल्कों के ऊपर फिर से इमरान खान साहब को हम इलेक्शन लड़वाएं। कानून के अंदर हमारे पास इजाजत है। जबरदस्त। उसके लिए शायद पहले जो हल्के के लिए मुंतखब हुए थे उसमें से एक पे हल्फ उठाना पड़ेगा शायद खान साहब को। जो कोई भी कानूनी लवाजमात है वो पूरे कर दिए जाएंगे। हल्फ के लिए तो फिर असेंबली जाना पड़ेगा। हल्फ के लिए तो फिर असेंबली जाना पड़ेगा खान साहब को। जो भी अगर देखो, मैंने तो आपको क्या कहा, मैंने कहा जो भी कानूनी लवाजमात हैं, जो भी कानून कहता है वो हम पूरी कर देंगे। तो अगर स्पीकर साहब नहीं करते, एक ही दिन में आप तक 70 बंदे चले जाएंगे या 80 जाते हैं, वो सबके इस्तीफे उसी दिन फर्दन करना चाहे कर लें, लेकिन अगर वो कहते हैं मैं शेड्यूल जारी करूंगा, 5-5 10 करके बुलाऊंगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर उनके पास नहीं जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। स्पीकर साहब जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी फैसले ऑलरेडी कर चुके हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो स्पीकर साहब का ये हम ख्वाहिश तो एक दिन उनके लिए चले जाएंगे उनकी पूरी करने के लिए, कि दोबारा आपको याद दिलाने के लिए आ गए हैं कि हमने इस्तीफे दिए हैं। लेकिन आप जो है ना समर, आप उसकी टेक्निकल डिटेल्स के अंदर फंस गए हैं। ओ भाई, आप कोई लॉयर नहीं है, मैं कोई कानूनदान थोड़ी हूं। ऐसा ही है। असल सियासी चीज हो क्या रही है, आपके सामने तमाशा क्या लगाया हुआ इस वक्त पाकिस्तान में ये जो जमहूरियत के अलमबरदार है ये कर क्या रहे हैं? कौमी असेंबली का इलेक्शन ही कराने को तैयार नहीं है, हालांकि मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। चले उसमें कानूनी इख्तियार इनके पास वजीर आजम के पास हासिल है, वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते। हम सूबाई असेंबली तहलील करने के लिए जाते हैं, वो तहलील नहीं होने दे रहे। कराची के, हैदराबाद के 2 दफा ये इलेक्शन मुकामी हुकूमत के पोस्टपोन करवा चुके हैं। इस्लामाबाद का इलेक्शन 1 दफा पहले पोस्टपोन करवा चुके हैं, अभी दोबारा पोस्टपोन करवाने की कोशिश करें। यानी इस वक्त जमहूरियत की हालत यह है कि कहीं पे पाकिस्तान किसी नौयत का भी इलेक्शन हो, ये हुकूमत हर कोशिश करती है कानूनी और गैर कानूनी के वो इलेक्शन ना हो सके। यार ये क्या मजाक है? इसी तरीके से हम इस्तीफे दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमने इस्तीफा दे दिया, वो मंजूर नहीं करते क्योंकि डर किस बात का है कि इलेक्शन हो गए तो और चपेट पड़ेगी मुंह पे। देखिए असद साहब, वो ये कह रहे हैं कि हमने अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखना है, हमने अपना सियासी सरमाया दाव पे लगाया है। वो कह रहे हैं हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, इसलिए जो हमें सूट करेगा हमारी सियासत को हम वही करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इलेक्शन से वो भाग रहे, इस्लामाबाद से भाग रहे, पंजाब से, जो भी है वटेवर। लेकिन मेरा इसी सवाल को मैं दूसरा अगर यानी कि पलट के अगर सवाल करूं तो वो ये बनता है कि आप तो पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन चाह रहे हैं, आप पंजाब के अंदर इलेक्शन चाह रहे हैं। इस्लामाबाद छोटी सी टेरिटरी है, इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इंतखाबात अभी तक आप नहीं ले सके। हुकूमत उससे भी आपको 31 दिसंबर से शायद आगे ले जाए, अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है 27 को, वो आप नहीं ले पा रहे, जो कि बड़ी जनरल सी चीज़ है। तो पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन लेना तो बड़ी मुश्किल बात है। तो भाई मैं वही तो बोल रहा हूं ना
कि ये लोग अपनी अगर सियासत तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार हैं और सारा कौम उनको देख रहा है कि वो हर इलेक्शन से भाग रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में उनका मजाक उड़ रहा है, उनकी मकबूलियत जो है वो जमीन बोस हो चुकी है। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब तरीन लीडर बन चुके हैं। तो मुझे सिर्फ बता दो कि हमारी इस वक्त की हिकमत अमली कामयाब है या नाकाम है? भाई सियासी पार्टी का और काम क्या होता है? सियासी पार्टी का काम होता है अवाम में मकबूलियत हासिल करना और उसका बयानिया जो है वो अवाम उसको माने और उस चीज के ऊपर यकीन रखे। तो इससे ज्यादा बड़ी कामयाबी हो क्या सकती है? कब तक भागेंगे? ये 1 महीने आगे कर देंगे, 3 महीने आगे कर देंगे। वो और बात है कि जो आपको भी नजर आ रहा है, जो मुझे भी नजर आ रहा है, उम्मीद है कि पाकिस्तान के कोर्ट्स को भी नजर आ रहा होगा, इलेक्शन कमीशन को भी नजर आ रहा होगा, और जो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी तरीके से जिन इलेक्शन से भागने की कोशिश की जा रही है, कम से कम वहां से तो नहीं भागने दिया जाएगा। सर, सिर्फ मकबूलियत ही काफ़ी है या कबूलियत भी ज़रूरी है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर? कबूलियत के लिए भी कुछ कर रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है। और ये कबूलियत का मुल्क जो है ना, हम पिछले 70 साल से चला रहे हैं और उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान सारी दुनिया से एक एक करके, मेरी जिंदगी के अंदर सिर्फ ये बदलता है समर, मैं अपनी जवानी से बात कर रहा हूँ, कॉलेज के अंदर हम खरीदते थे, मैं वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती थी एशियन वर्ल्ड बैंक की, वो मैं हर साल उसकी जो किताब आती थी मैं उसको खरीदता था अपनी पॉकेट मनी से और बड़े मैं शौक से उसका टेबल देखता था। और शुरू में जो है वो पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस भी उसकी हुआ करती थी। उसके बाद से सिर्फ एक चीज बदलती है कि अब कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान से आगे निकल गया? सारी दुनिया हमसे आगे निकल गई। सब सहारन अफ्रीका, वो जगह जहां पर लोग मिसालें देते थे कि वहां पे देखो अफ्रीका में के हालात हो जाएंगे, आज अफ्रीका के हालात बहुत सारे मुल्कों की हमसे बेहतर हो गए। बांग्लादेश हमारे साथ आजाद हुआ, वो एक ही साथ हम दोनों आजाद हुए, फिर दोनों ने रास्ते अलग अलग किए। जब से रास्ता अलग किए, कहां बांग्लादेश चला गया, किधर पाकिस्तान बैठा हुआ है? मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अलावा तो शायद दुनिया में कोई एक आधी मुल्क रह गया हो जो इस वक्त पाकिस्तान से आगे ना निकल गया हो। तो क्या वो 70 साल फॉर्मूला मुल्क चलाने का जो इस तबाही पे पाकिस्तान को लेके आ गया है, क्या इसी को आगे आप चलाना चाहते हैं? हमारे ख्याल में तो ये पाकिस्तान की मजीद तबाही के अलावा और कुछ नहीं देगा। और इसलिए अगर हम कबूलियत की सियासत से मकबूलियत की सियासत पे आ जाए ना, तो मुल्क जो है वो एक बेहतर मुल्क बन सकता है। तो आरिफ अलवी साहब कबूलियत के लिए कोशिशें नहीं करते रहे कोई? वो तो करते रहे कोशिशें। हाँ, बिल्कुल भी नहीं करते रहे। आरिफ अलवी क्या कहते रहे? आरिफ अलवी पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे हुए हैं। उनको नजर आ रहा है कि उनका मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और वो अपने ओहदे की जिम्मेदारी को समझते हुए कोशिश उन्होंने की है कि तहरीक इंसाफ से भी बातचीत करें, पीडीएम की हुकूमती नुमाइंदों से भी बातचीत करें और एस्टैब्लिशमेंट से भी बातचीत करें और कोई ऐसा हल निकालने की कोशिश करें जिससे पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। ये उनके ओहदे की जिम्मेदारी थी। रियासत के सबसे बड़े ओहदे पे बैठे हुए ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और मेरे ख्याल में काबिल तहसीन है उन्होंने जो कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई। तो वो कोशिशें जारी हैं या खत्म कर दी हैं? क्योंकि अभी तक आपने बताया कि नतीजा हासिल नहीं कर सके। नहीं, मुझे यकीन है कि जब तक वो इस ओहदे पे बैठे हुए हैं तो वो ये कोशिशें जारी रखेंगे। और आप लोग भी बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर दूसरी साइड से कोई अगर ग्रीन सिग्नल आता है? ज़ाहिर है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठते हैं ना। देखिए, हमारी बैठने में हमें एतराज नहीं है, हम कई महीनों से ये बात पब्लिकली कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा बैठेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठेंगे ना। अगर कोई साइंसदान अभी मुझे ये बता दे कि पाकिस्तान की मईशत की जो तबाही हो रही है वो सियासी इंतशार को रोके बगैर, इस गैर यकीनी की फजा को रोके बगैर वो सिम्त ठीक हो सकती है, तो चले हमें वो फॉर्मूला पेश कर दें। इस वक्त तमाम जो इंडिपेंडेंट भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये गैर यकीनी की फजा जब तक मौजूद रहेगी तो आप मईशत में बेहतरी नहीं ला सकते। इसलिए एक ही हल है, एक नया मैंडेट लिया जाए, एक नया इलेक्शन लाया जाए। जो भी जीत के आता है, कम से कम सबको पता है कि अब ये कई साल अगले, अगर पूरे 5 साल नहीं भी तो 3-4 साल तो बैठेंगे, फैसले करेंगे, जिम्मेदारी कबूल करेंगे, दुनिया आपके साथ काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए बातचीत बिल्कुल साथ बैठ के हम करने को तैयार हैं, लेकिन अगर हुकूमत इस नतीजे पे पहुंचे कि इस बहरान से, इस शदीद तरीन बहरान से अगर पाकिस्तान को निकालना है तो उसको निकालने का रास्ता एक नया इलेक्शन है।
सर वो मशरूत जब आप कर देते हैं, वो कह रहे हैं मशरूत हम बातचीत नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं गैर मशरूत बातचीत आप आए बैठे, जब आप बैठते हैं टेबल पे फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई हल तो निकल ही आता है ना। नहीं, ये गैर मशरूत बैठ के मैंने क्रिकेट और हॉकी या मौसम डिस्कस करना है, उसके लिए मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। वो शादी पे या कहीं पे टाकरा हो जाता है तो वहां पे बात हो जाती। सर वो सदर साहब भी तजवीज़ दे रहे हैं कि बैठे, आर्मी चीफ से उन्होंने बात की, आर्मी चीफ ने भी ये कहा कि अब हमारी तरफ मत देखें, सियासतदान खुद बैठे आपस में बैठ के बातचीत का हल निकालें। इलेक्शन तो आप चाह रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि हम अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं अर्ली इलेक्शन चाहिए। जब आप बैठेंगे मेरा से कोई मिडिल ग्राउंड निकल आएगा, शायद कोई अप्रैल मई का निकल आए, जून का निकल आए, कोई थोड़ा सा वो पीछे हटे, थोड़ा सा आप आगे चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा नहीं कि हम साथ बैठेंगे तो इलेक्शन रिजल्ट आएगा। क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे? क्या वो इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि हम उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे? वो इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे, जैसे आपने पहले कहा, कि उनको नजर आ रहा है कि उनकी सियासी तबाही है इलेक्शन के अंदर, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और हमारे साथ बैठने से ये हकीकत नहीं बदलेगी। ये हकीकत फिर भी ये रहेगी कि उनके लिए एक इलेक्शन जो है वो सियासी मौत उनको नजर आ रही है। तो जब तक उनको ये सियासी मौत नजर आती रहेगी उस वक्त तक उन्होंने बैठना नहीं। ये कहीं इसलिए तो स्टेट नहीं कर रहे कि इमरान खान के खिलाफ ये जो ऑडियो वीडियोज़ है, कुछ मजीद ऑडियो वीडियोज़ ले आए वो पॉपुलैरिटी पर डेंट डालने के लिए। फिर केसेस की बात भी हम सुन रहे हैं, इमरान खान साहब खुद भी इस खदशे का इज़हार कर चुके हैं कि ये मुझे डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। इस हवाले से आपको लग रहा है कि ऐसी कोई संजीदा कोशिश हो सकती है डिस्क्वालिफिकेशन से मुतालिक? कोशिश तो चल रही है ना, वो तो कई माह से चल रही है। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। पहले अभी तो घड़ी छड़ी आ रही है सर, कोई प्रॉपर तो अभी हमने अटेम्प्ट उस तरह वाली देखी नहीं, कोई कोर्ट केस हो, नैब में कोई रेफरेंस है ही कुछ नहीं, तो बेचारे निकालें किधर से? कुछ हो तो वो निकाले ना। तो इसलिए तो तमाशा लगा हुआ है कि घड़ी भेज दी उन्होंने। पाकिस्तान की मीशत क्यों डूब गई? क्योंकि इमरान खान ने घड़ी भेज दी। तो वो ये जो मज़ाक़ खेज बातें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास हाथ में है कुछ नहीं। कोशिश तो उन्होंने पूरी की है, पूरा दिल का जोर लगा के उन्होंने कोशिश की है कि इमरान खान से पहले उन्होंने सियासी मुकाबला करने की कोशिश की। जब जुलाई में पंजाब के इलेक्शन में पड़ा फेंटा और उसके बाद सितंबर में वही बात रिपीट हुई, जो सितंबर के अंदर एमएनएस के इलेक्शन कराए गए, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरीके से लीगल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान को फारिग करा दें, वो सारे नाकाम हो गए। फिर उन्होंने कोशिश की अच्छा फिजिकली उड़ा दिया जाए इनको, बाकायदा मंसूबाबंदी करके वजीराबाद में कत्ल करने की कोशिश की गई, वो अल्लाह ताला ने नाकाम कर दिया। उन्होंने अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि कैरेक्टर असैसिनेशन, ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन ये 1996 से करने की कोशिश कर रहे हैं जब वो सियासत में आए थे। तो यार जो काम तुम्हारा 26 साल में कामयाब नहीं हो सका ना, अब छोड़ दो, कुछ और तरीका सीखो। अच्छा असद उमर साहब, पाकिस्तान में ना आपको पता है भैंस चोरी पे भी बंदे को डिस्क्वालीफाई कर लिया जाता है। खान साहब के वालिद साहब कह रहे हैं कोई बड़ी करप्शन ऐसी कोई चीज़ ऐसी उनके बारे में है नहीं करप्शन की, कह रहे हैं ये घड़ी वगैरह के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ मामला जाता है जिस पे खान साहब खुद भी वरिड हैं कि ये मुझे डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, रास्ते से हटाना चाहते हैं, कोई मुतबादिल लीडरशिप के बारे में आपने सोचा है? नहीं, उसको सोचने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी कि ये हटाना तो वो जरूर चाहते हैं लेकिन उनके पास बुनियाद कोई नहीं है। आपने कहा कोई बड़ी करप्शन नहीं आई, भाई इमरान खान की छोटी करप्शन बता दो यार मुझे। कोई कौम को आप एजुकेट कर दें, कोई आगाही दे दें कि कौन सी छोटी करप्शन की है इमरान खान ने। मैंने आपसे कहा पाकिस्तान जैसे मुल्क में भैंस चोरी पे मुकदमे हो जाया करते हैं, ये घड़ी वाला कोई मामला बना के, ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला जो रेफरेंस है, ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला मामला है बेरिया टाउन वाला, उसमें वो कह रहे हैं कि आपके खिलाफ रेफरेंस लाने की वो बात कर रहे हैं। मसला ये है समर कि भैंस चोरी पे तो बिल्कुल हो सकते हैं लेकिन भैंस चुराई नहीं है इमरान खान ने, ना घड़ी चुराई है, ना अलकादर यूनिवर्सिटी चुराई है। अगर कोई चोरी किया होता यार, घड़ी चोरी की भी होती, उसी के ऊपर कोई इनका मुकदमा बन जाता ना। वो भी खरीदी हुई है, वो भी टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाई हुई है, उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स पे किया हुआ जो पाकिस्तान में हार्डली कोई देता है। तो मसला इनके साथ ये हो रहा है, इनको भैंस नहीं मिल रही जो इमरान खान ने चुराई हो। बाय द वे वो जो रसीदें पेश की गई थी, जो मीडिया में भी आई थी, उन रसीदों जिस दुकान से बनी थी उस दुकानदार ने तो कह दिया भाई मेरी दुकान की रसीदें नहीं है, स्टैम्प सिग्नेचर सब कुछ जाली है, बिल वगैरह। सर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताएं कि पंजाब के वाले से बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। पंजाब में क्या करने जा रहे हैं? 11 तक का टाइम दिया अदालत ने आपको। 11 से पहले कोई एतमाद का वोट ले जाने के वाले से कोई तजवीज़ और है? नंबर पूरा आपके पास कॉन्फिडेंट ले लेंगे एतमाद का वोट?
नहीं, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, अदालत ने 11 तक का टाइम नहीं दिया है। 11 तक का आपके पास टाइम है, आप एतमाद का वोट ले सकते हैं ना सर। सुन तो ले भाई, उन्होंने 11 तक का टाइम नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि 11 को नेक्स्ट हियरिंग होगी इस केस की, उससे पहले अगर हम एतमाद का वोट लेना चाहें तो वो हम ले सकते हैं, लेकिन हम असेंबली नहीं कर सकते तब तक केस का फैसला ना आए, ठीक है ना। सो 11 तारीख को हो सकता है जब केस की हियरिंग हो, और रसूलन तो होना ही यही चाहिए कि कानून के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो गवर्नर साहब ने नोटिफिकेशन की थी, जिसको अभी उन्होंने टेम्पररी सस्पेंड किया है, उस नोटिफिकेशन को उड़ा दिया जाए तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। जब नोटिफिकेशन उड़ेगी तो उसके बाद आप आजाद हैं तहलील करने के लिए। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बातचीत भी हो रही है कि उसका इंतजार किए बगैर उससे पहले ही एतमाद का वोट लिया जाए, इसके ऊपर बिल्कुल बातचीत हो रही है। बंदे पूरे हैं आपके, वो जो आप पिछले हफ्ते कह रहे थे नकब लगाने की कोशिश हो रही है, कोई पैसे से चल रहे हैं, कोई टूटे कोशिश वो कर रहे हैं। अभी तक उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन कोशिश बिल्कुल वो कर रहे हैं। इस वक्त तो फिलहाल तो उनको कामयाबी नहीं हासिल हुई। आसिफ साहब ये बताएं कि अगर आप यानी कि नंबर पूरा नहीं होता, एतमाद का वोट लेते, नंबर पूरा नहीं होता आपके पास, ज़ाहिर है फिर असम्बली की तहलील वाला ऑप्शन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो अगर पंजाब की असम्बली तहलील नहीं कर पाते तो फिर केपी की असम्बली भी तहलील नहीं होगी, या फिर वो कर दी जाएगी यहाँ से मुस्तफ़ी होकर? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है जो आपने कहा कि अगर एतमाद का वोट नहीं हासिल कर सकते तो फिर तहलील करने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। उसका कानूनी तरीक़ेकार ये है कि अगर एतमाद का वोट ना हासिल कर सके तो उसके बाद इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा। तो ये कानूनी तौर पर मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि अगर आप तहलील वाला जो आपका ऑप्शन है पंजाब असम्बली की, वो आप नहीं कर पाते पूरा, उस सेंस में मैं बात कर रहा हूं कि फिर क्या केपी की असम्बली की तहलील नहीं होगी? मैं सिर्फ ये वजाहत ये कर रहा हूं कि जो आप कह रहे थे ना कि अगर एतमाद का वोट ना हासिल कर सके तो तहलील नहीं कर सकते, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं और अवाम को आपके जरिए ये बता रहा हूं कि ये सीएम का इलेक्शन होगा उसके बाद, ऐसा ही है। सीएम का इलेक्शन होगा, अगर सीएम का इलेक्शन, क्योंकि एतमाद के वोट का जो बेंचमार्क है वो 186 वोट 86 है बिल्कुल। तो अगर आपको 184 वोट आपके पास हो तो आप एतमाद का वोट तो नहीं पास करेंगे, लेकिन इलेक्शन आप फिर भी रन ऑफ इलेक्शन में आप जाके जीत सकते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है। जहां तक केपी की असेंबली का है, नहीं, केपी की असेंबली और पंजाब की असेंबली का फैसला एक साथ, जो पहले हमने कहा था कि एक साथ की जाएंगी। तो अब क्या होगा फिर अगर नहीं कर पाते पंजाब तहलील, तो फिर केपी भी नहीं होगा तहलील? क्यों नहीं पाते, जब कर पाएंगे, जब करेंगे पंजाब का। मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ कि अगर नहीं, चूंकि अभी तक आप जो अपनी स्ट्रेटजी पे प्लान ए तो पीडीएम का कामयाब हो गया ना सर। वो जो 23 दिसंबर को आपने तहलील करी थी वो नहीं कर सके आप। इसको 23 दिसंबर को तो नहीं कर सके तहलील ना सर आप। बड़ी कामयाबी हासिल की उन्होंने। इस वक्त भाईजान प्लान यही है, इस वक्त जिस प्लान के ऊपर अमल हो रहा है वो इंशाल्लाह ताला एतमाद का वोट भी अगर लिया गया तो वो भी जीता जाएगा, कोर्ट में केस जो है वो भी जीता जाएगा, और पंजाब असेंबली और केपी असेंबली एक साथ तहलील की जाएंगी, एक साथ तहलील की जाएगी। ठीक है, इसी पे एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, 2-3 और हम इशूज़ हैं उन पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। बात हो रही है पंजाब की सियासत के हवाले से। असद उमर साहब हमें प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब बताइएगा, पंजाब में तहरीक इंसाफ एक इल्ज़ाम लगाती है डबल गेम की। डबल गेम कौन कर रहा है? कोई पॉलिटिकल लोग हैं या गैर सियासी लोग हैं? पता नहीं, मुझे सच्ची बात है मुझे नहीं पता आप किस चीज को रेफर कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कोई डबल गेम हो रही है पंजाब के अंदर। अच्छा, हो सकता है हो सकता है कोई डबल गेम हो रही है भाई। सबसे वाजे डबल गेम जो चल रही थी, सबसे वाजे डबल गेम तो ये चल रही थी कि 4 महीने वो बोलते रहे कि ये पंजाब अगर वाकई सीरियस इलेक्शन कराने के लिए तो पंजाब और ये केपी की असेंबलियां क्यों नहीं तहलील करते। वो जो पंजाब असेंबली तहलील करने आए तो भागे भागे पहुंच गए कोर्ट के अंदर के खुदा का वास्ता बचाओ हमें इस इलेक्शन से। तो सर ये काफ लीग वाले तो नहीं कर रहे कि डबल गेम आपके साथ? नहीं, हमारे साथ अभी तक तो बड़े फर्स्ट क्लास बेहतरीन साथ चल रही। वो कहाँ पहुंचे आपके नेगोशिएशंस जो कि चल रहे हैं चौधरी साहब के साथ? वो कमेटी में आपका नाम चाह रहे थे, उन्होंने आपकी जगह फवाद चौधरी साहब का नाम डाल दिया। हालांकि चौधरी परवेज इलाही साहब फवाद चौधरी साहब से कोई इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है।
नहीं, वो तो हमारी जाहिर है, हमारी नेगोशिएटिंग टीम कौन होगी, हमारी नेगोशिएटिंग टीम तो हम फैसला करेंगे ना। उसका फैसला तो पीएमएलक्यू नहीं कर सकती। हम ये नहीं बता सकते कि पीएमएलक्यू की साइड से कौन बैठेगा। तो इमरान खान साहब ने जो नाम फाइनल किए, वही टीम उनकी कम से कम 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसका मुझे पता है शायद उसके बाद तीसरी हुई या नहीं, लेकिन कम से कम 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो कुछ सीटें देने के वाले से उनके साथ कोई मामला को फाइनलाइज हुआ कि कितनी देर है या अभी वो चल रही है? नहीं, फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही। अच्छा सर, ये बताएं, अदल चौधरी निसार साहब बड़े एक्टिव हुए हैं पंजाब के अंदर। बड़ी अफवाहें कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ शायद अपना उनका अगला सियासी किबला जो तहरीक इंसाफ हो, कोई ऐसी बातचीत चल रही है उनके साथ? कोई किसके साथ जी? चौधरी निसार साहब के साथ कोई बातचीत चल रही है? चौधरी साहब फैसला नहीं करते जी। चौधरी साहब के फैसला करने में ताखीर करते हैं। उनकी कोई बातचीत जो है वो खान साहब से, आपको पता ना, पुराने वो HSN में साथ होते थे, तो कॉलेज के जमाने की दोस्ती उनकी रही है और बातचीत भी होती रही है, लेकिन चौधरी साहब फैसला नहीं करते। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2018 के इलेक्शन से पहले चौधरी निसार साहब को CMship ऑफर की थी खान साहब ने, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि आप तहरीक इंसाफ में शामिल हों। पहले मान गए थे, फिर बाद में जाकर कहा PTI में शामिल नहीं होता लेकिन CM बन जाऊंगा, ऐसी कोई चीज़ थी? बातचीत जरूर हुई थी जी, इलेक्शन से पहले बातचीत बिल्कुल हुई थी चौधरी निसार के साथ, लेकिन ये कहना कि उनको CMship ऑफर हुई थी, ये कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। हो सकता है चौधरी साहब ने इसका जिक्र किया हो या ख्वाहिश का इजहार किया हो, लेकिन बातचीत बिल्कुल हुई थी, 2018 के इलेक्शन से पहले हुई थी। असद उमर साहब ने फरवरी या मार्च में जनरल बाजवा साहब को तोसी की ऑफर दी थी जब आपकी मीटिंग हुई थी पिंडी में? मैंने तोसी की ऑफर, मैं कौन सा तोसी की, मैं खान साहब की तरफ से, खान साहब के बिहाफ पे आपने जरा खुद से तो नहीं? नहीं, खान साहब तो बता चुके हैं ना, खान साहब तो बता चुके हैं कि किस सियाको सबाक के अंदर उन्होंने ऑफर किया था एक्सटेंशन का, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम आया तो उसके साथ मईशत के ऊपर क्या असरात आएंगे, पाकिस्तान की अवाम की जिंदगी के ऊपर जो मुश्किलात आएंगी। और उन्होंने कहा कि अगर इसका मसला ये है कि एक्सटेंशन दूसरी साइड दे रही है तो एक्सटेंशन आप हमसे ले लें, ये मुल्क के अंदर ये मुश्किलात पैदा करने के बजाय, ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर उन्होंने बात की थी। आपके साथ ये डिस्कशन हुई थी सारी एक्सटेंशन वाली, या खान साहब से बराह रास्त हुई थी? नहीं, मेरी ये बराह रास्त खान साहब के साथ हुई थी। मेरी जब मीटिंग हुई थी ना, मेरी जो पहली मीटिंग हुई थी, मैं आपको चले बता देता हूँ, मेरी पहली मीटिंग हुई थी, मुझे खान साहब ने भेजा था, और ये जो मुलाकातें शुरू हुई ना, उसकी वो पहली मीटिंग थी, और उस पहली मीटिंग में मुझे उन्होंने अकेले भेजा था। तो उस मीटिंग के अंदर मैंने उनसे पूछा था कि आपका कोई इंटरेस्ट है? ऑफर नहीं थी, मैं कहां से ऑफर कर सकता हूँ। ये फरवरी की बात है या मार्च की? से नहीं बात हुई थी। हाँ, फरवरी की बात है, मार्च की? नहीं, मार्च अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, उससे पहले की बात है। तहरीक तो 8 मार्च को आई थी, उससे पहले की, इसका मतलब फरवरी के एंड की होगी या मार्च की? हो सकता है फरवरी हो। तो उसमें वो बताइए जरा, क्या आपने ऑफर नहीं की थी खान साहब के साथ वाली बातचीत में? उन्होंने ये कहा था कि अगर वो दे रहे हैं, मैंने उनसे पूछा जी, मैंने उनसे पूछा था कि आपका एक्सटेंशन में कोई इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको साफ इनकार कर दिया था। तो खटक साहब जब गए थे ISI, वहाँ जाके उन्होंने जब बात की थी कि आपको ताहयात हम ताहयात यानी जब तक आप चाहें गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन दे देते हैं, जिसके गवाह भी थे DG साहब हमारे, तो वो फिर क्यों दी थी उन्होंने? मुझे नहीं पता था। खटक साहब ने देखे ना, खटक साहब के पास ये इख्तियार है ना मेरे पास है। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार था, और जो प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हुई जो उन्होंने हमसे शेयर की है, मैं उस वक्त उस मीटिंग में नहीं था जिसके अंदर ये बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने हमें ये बताया है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की थी उसका मैंने आपको एग्जैक्ट सियाको सबाक बता दिया कि क्या उन्होंने बात की थी, वरना ये ऑफर जो है ना मैं कर सकता हूँ, ना परवेज खटक कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। ये अदम एतमाद के दिनों में जब इस तहरीक पे वोटिंग होनी थी, उन दिनों में क्या कोई ऐसी तजवीज़ भी ज़ेर गौर थी कि आर्मी चीफ को ओहदे से हटा दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। 3 दफा ये झूठी अफवाह फैलाई गई, 3 दफा, एक दफा नहीं, 3 दफा अफवाह फैलाई गई। और हमने तो उस वक्त भी कहा था कि आर्मी चीफ को जरा पता तो करना चाहिए ना कि अपनी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन झूठी खबरें अफवाहें फैला रहा है। जो नई लीडरशिप है मिलिट्री की, ज़ाहिर आप एक चेंज हो चुकी है, रावलपिंडी के अंदर JHQ के अंदर तब्दीली आ चुकी है, वहाँ पे चेंज हो चुकी है, नई कमांड ने इस वक्त संभाली है मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। तो जाहिर है वो तो कह चुकी है कि हमारी जो पॉलिसी है एक न्यूट्रलिटी की,
उसे हमने मेंटेन रखना है, और जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसे आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि न्यूट्रल रहना चाहिए। इदारे की कबूलियत वाला मामला जो है अब वो ख़त्म हो जाना चाहिए, मकबूलियत पे ही ये जो सियासी सारा मामला चलना चाहिए। तो नई लीडरशिप जो है वो बिल्कुल अपने आप को डिस्टेंस कर चुकी है तमाम सियासी मामलात से। वो सदर साहब को भी ये बता चुके हैं कि हम सारे मामले में न्यूट्रल रहना चाहते हैं, बल्कि जो सदर साहब ने बात भी की मैं वो भी तमाम उसकी चीदा जो सदर साहब की गुफ्तगू थी वो आपके सामने रखता हूँ कि सदर साहब ने क्या बात की। सदर ने जो लाहौर में कराची में साफ़ियों से बातचीत की गैर रस्मी, उसमें सदर साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब को परेशान होना चाहिए, लेकिन अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या नहीं। इसके साथ साथ सदर साहब ने यह भी कहा था कि हुकूमत और अपोजिशन को तजवीज़ दी है इलेक्शन अप्रैल या मई में करा लें। आरिफ अलवी साहब ने यह भी कहा कि हालात के मुताबिक सियासतदानों को बारीक नज़री का मुजाहरा करना होगा। आर्मी चीफ ने मुझे भी कहा कि ऐसे हालात पैदा करें सियासतदानों को फ़ौज की तरफ मत भागना पड़े, नई शुरुआत के लिए माजी को भूल जाए और माफ़ कर दें। जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को सेनेट और इंतखाबात में मदद की, जिसकी बाद में सदर साहब ने तरदीद भी की है। तो असद उमर साहब, ये जो बाजवा साहब की तरफ से मदद वाली जो बात की सदर साहब ने, इस पर मदर अब्बास साहब तो खबर दे रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी बात हुई थी, सदर साहब तरदीद कर रहे हैं उसकी। तो मदद हुई थी आपकी इलेक्शन में या सेनेट के इलेक्शन में बाजवा साहब की तरफ से? जी असद उमर साहब। मुझे नहीं पता। सदर साहब की तरफ से तो मैंने वो देखा है कि उन्होंने कहा कि ये गलत स्टेटमेंट कोट किया गया है। 2018 के इलेक्शन की बहुत लोग बात करते हैं, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। 2018 के इलेक्शन के अंदर एक से ज्यादा पार्टी जो है उनको एतराजात हैं बशमूल तरीके के। खास तौर पे अगर आप हमारे सिंध के लोगों से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि 2018 में तहरीके इंसाफ को लग रहा था कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। ठीक है, चले सर, थैंक यू सो मच। प्राइम का गया गुफ्तगू तो आपसे करना चाह रहे थे, मजीद आम टॉपिक्स थे, अगले फिर किसी शो पे आपको इन्वाइट करेंगे। नाज़रीन, आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने